वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 25 मार्च 2026 और आज की जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 25 मार्च की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न 100% करेक्ट होंगे, ऑथेंटिक होंगे, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं और इनके हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे फैक्ट के साथ। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना और क्लास यदि आपको अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक करना और अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। तो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं आज और या फिर कल या परसों देने वाले हैं, तो उन सभी के पास आप लोग ज़रूर शेयर करो। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए, ठीक है। वहाँ पर जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। और पेपर देने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है हम बच्चों को रियल जानकारी मतलब करेक्ट जानकारी दे सकें क्वेश्चन के माध्यम से और उनका सही सोल्यूशन भी करा सकें, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बना है? कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज इज बिल्ड ओवर विच रिवर? ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र पर, ठीक है। हम लोग फैक्ट के साथ सॉल्यूशन देखते हैं ताकि जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कहाँ है? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण पुल है जो नलबाड़ी और बारपेटा जिलों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नलबाड़ी और बारपेटा जिले को जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत के कनेक्टिविटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो ये तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से होता है, ठीक है। तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से होता है और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसे तिब्बत में जो है यारलुंग तासांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यारलुंग तासांगपो कहा जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे सिहांग या दिहांग नाम से जाना जाता है। सिहांग या दिहांग नाम से जाना जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और यह भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूर्व से पश्चिम बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह भारत की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। यह भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यह नदी बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यह नदी जो है बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है। और माजुली द्वीप यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, इस नदी पर स्थित है। यह गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा भी बनाती है। क्या बनाती है? यह गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा भी बनाती है। अगला क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि तामसा यानी कि टोस नदी किसकी सहायक नदी है? टोस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना, नर्मदा, कावेरी या गंगा। तामसा टोस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी जो है गंगा की है। किसकी है? गंगा की है। तामसा टोस नदी जो है गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ से निकलकर? मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती है और गंगा से मिलती है। तामसा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तामसा नदी का उद्गम पूछे कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से होता है और यह नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अनंतता या गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। लास्ट में कहाँ मिल जाती है? यह गंगा नदी में मिल जाती है। और
रामायण में तामसा नदी का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? रामायण में भी तामसा नदी का उल्लेख मिलता है। इसे जो है टोंस नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टोंस नदी भी कहा जाता है। यह विंध्य पर्वत क्षेत्र से निकलती है। कहाँ? विंध्य पर्वत क्षेत्र से निकलती है और इसका प्रवाह जो समानता पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, इसका प्रवाह किधर की ओर है? पूर्व की ओर है। और यह कृषि सिंचाई में सहायक भी है। किसके लिए? कृषि सिंचाई में भी यह सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि ब्रिक्स 2026 की पहली बैठक कहाँ हुई है? ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स 2026 मीटिंग इन हेल्ड? अच्छा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है ब्रिक्स का। और इसमें एक और देश जुड़ गया है, आप लोग उसका नाम जो है कमेंट में बताना। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ब्रिक्स 2026 की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ठीक है, इसमें जो है सदस्य देशों ने जो है आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो ब्रिक्स का गठन जो हुआ था ये 2009 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना 2009 में हुआ था। इसमें देश पूछे कितने शामिल हैं, तो इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और अब छठा भी एक देश शामिल हो चुका है। ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बताना है। ठीक है, प्रारंभ में यह ब्रिक्स था। प्रारंभ में क्या था? ब्रिक्स था, साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। ठीक है, बाद में जो है साउथ अफ्रीका जुड़ गया है, तो इसलिए अब ब्रिक्स हो गया है। अभी एक और नया देश जुड़ा है। ठीक है, यह उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। ठीक है, यह उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। ब्रिक्स को अपना बैंक एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, उसका नाम है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, और एनडीबी का मुख्यालय पूछे तो शंघाई चीन में है। कहाँ है? शंघाई चीन में है एनडीबी का मुख्यालय। यह समूह वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाने में भूमिका निभाता है। यह वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाने में क्या करता है? भूमिका निभाता है। और हर वर्ष इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, हर वर्ष इसका शिखर सम्मेलन जो है आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने संजय अग्रवाल को किस बैंक के लिए या किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में विस्तार दिया है? आरबीआई ने संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में विस्तार दिया है? आरबीआई gave extension to Sanjay Agarwal as MD and CEO of which बैंक? ऑप्शन है HDFC बैंक, HDFC बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संजय अग्रवाल को जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ पद पर विस्तार दिया, जो बैंक के नेतृत्व की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई का केंद्र बैंक क्या है? आरबीआई भारत का केंद्र बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। ठीक है, आरबीआई जो है देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य जो है वित्तीय समावेश बढ़ाना है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश बढ़ाना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में, राजस्थान के। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये राजस्थान के जयपुर में। कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में है। और आरबीआई जो है बैंकों को लाइसेंस और नियमन करता है। क्या करता है? आरबीआई जो है बैंकों को लाइसेंस और नियमन करता है। आरबीआई ही भारतीय मुद्रा जारी करता है। ठीक है, आरबीआई ही भारतीय मुद्रा जारी करता है। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का विमान असम के किस स्थान पर उतरा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी का विमान असम के किस स्थान पर उतरा था? इन फरवरी 2026 पीएम नरेंद्र मोदी प्लेन लैंड एट विच प्लेस इन असम? ऑप्शन है डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी या सिलचर।
फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी का विमान असम के किस स्थान पर उतरा? इसका सही जवाब है डिब्रूगढ़। ठीक है, फरवरी 2026 में नरेंद्र मोदी का विमान डिब्रूगढ़ में उतरा था, जो असम का एक प्रमुख औद्योगिक और चाय उत्पादन क्षेत्र है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह असम के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम के पूर्वी भाग में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है और चाय उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है। किसका? चाय उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है और ब्रह्म नदी के किनारे बसा है। डिगबोई जो है पहला तेल कुआं है। ठीक है, डिगबोई जो है पहला तेल कुआं है इसके पास। ठीक है, डिगबोई के पास पहला तेल कुआं है। ऑप्शन नंबर जो है इसका मतलब कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला तेल कुआं किसके पास है, तो आपको बताना है डिगबोई के पास। और यह शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र भी है। किसका? शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र भी है। पूर्वोत्तर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके विकास में? पूर्वोत्तर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा है। ठीक है, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यह जुड़ा है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़। ठीक है, और अगले क्वेश्चन मिलते हैं। क्लैगनर मगालिर उरीमाई सिट्टियम योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित। यह योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। क्या है? महिला सशक्तिकरण है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है और यह भारत का दक्षिण राज्य है। क्या है? भारत का दक्षिण राज्य है और यह योजना महिलाओं को मासिक सहायता देती है। क्या करती है? महिलाओं को जो है मासिक सहायता देती है। और मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन जो हैं मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। और यह सामाजिक कल्याण योजना में अग्रणी राज्य है। क्या है? सामाजिक कल्याण योजनाओं में अग्रणी राज्य है। ऑटोमोबाइल उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है और सामाजिक कल्याण योजना में अग्रणी राज्य है और यह उच्च साक्षरता दर वाला राज्य भी है। ठीक है, उच्च साक्षरता दर वाला राज्य भी है और द्रविड़ संस्कृति का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 में किस कंपनी को FIPI अवार्ड मिला? इंडियन एनर्जी वीक 2025 में किस कंपनी को FIPI अवार्ड मिला? विच कंपनी ऑन द FIPI अवार्ड 2025 ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक? ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC और या BPCL। ठीक है, तो ये जो मिला था ONGC को मिला था। ठीक, ONGC को इंडियन एनर्जी वीक 2025 के दौरान FIPI अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? FIPI अवार्ड से सम्मानित किया गया। ONGC की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। कब हुई थी? ONGC की स्थापना जो है 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय जो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है और यह भारत की सबसे बड़े तेल और गैस की कंपनी है। ONGC कौन है? भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि PSU है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर की PSU है। ठीक है, और भारत के कच्चे तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यह करती है। ठीक है, भारत के कच्चे तेल उत्पादन का यह बड़ा हिस्सा करती है और ONGC जो है ONGC विदेशी और विदेश परियोजनाओं को संभालती है। ठीक है, किसको संभालती है? कच्चे तेल का बड़ा उत्पादन है करती है। ठीक है, और ONGC विदेशी परियोजनाओं को भी संभालती है और यह ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत सरकार के नियंत्रण में है। किसके सरकार में? भारत सरकार के नियंत्रण में होती है। देखो जितनी भी PSU होती हैं, बता देते हैं आपको, जितने भी PSU होती हैं, PSU कंपनियां, उसमें 51% जो शेयर होते हैं, 51% शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और 49% जो शेयर होते हैं वो अदर लोगों के होते हैं, प्राइवेट लोगों के होते हैं। तो जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं तो उसी की कंपनी मानी जाती है। तो 51% का मतलब है भारत की ये PSU कंपनी है, तो इसमें जो है सरकार का ज़्यादातर नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो सरकार का नियंत्रण ज़्यादा रहता है। तो ये भारत सरकार का नियंत्रण है, ONGC को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु ओन द गोल्ड मेडल इन द 20 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट? हु ओन द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट? अभिनव बिंद्रा, अमनप्रीत सिंह, जीतू राय, सौरभ चौधरी।
ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, अमन चंद्र सिंह, जीतू राय या सौरभ चौधरी। तो इसका सही जवाब है जीतू राय को। ठीक है, जीतू राय ने 25 मीटर सेंटर फाइल पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। जीतू राय भारतीय शूटर हैं। कौन है भारतीय शूटर हैं? कौन? जीतू राय। जीतू राय जो है भारतीय शूटर हैं और भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं। किससे? भारतीय सेना से भी जुड़े रहे हैं और एशियन गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा गेम? स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम में भी पदक जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भी ये पदक जीत चुके हैं और पिस्टल शूटिंग में भी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, पिस्टल शूटिंग में ये विशेषज्ञ हैं। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं और नेपाल के मूल रूप से हैं। ठीक है, नेपाल मूल के हैं। ठीक है, नेपाल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वाज द पलाश महोत्सव 2026 इनॉग्रेटेड? तो ये कहाँ हुआ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर नेपाल? तो ये भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी सही है, भोपाल में। पलाश महोत्सव 2026 का आयोजन भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। झील की सिटी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो हमने बताया आपको। और पलाश को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। यह संस्कृति और पर्यावरण का महोत्सव है। यह संस्कृति और पर्यावरणीय महोत्सव है। और मध्य प्रदेश वन संपदा में समृद्ध है। मध्य प्रदेश वन संपदा में यह समृद्ध है। और भोपाल भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल जो है भारत के मध्य में स्थित है और भीम बेटका गुफाएं पास में स्थित है। कहाँ? भीम बेटका गुफाएं भी पास में स्थित हैं। यह प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह क्या है? यहाँ जो है प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया डी, भोपाल। ठीक है, पूरी डिटेल भी दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? व्हाट रैंक हैज इंडिया का सिक्योर्ड इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? 65वां, 70वां, 75वां या 80वां? 65वां, 70वां, 75वां या 80वां? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 80वां स्थान मिला। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को जो है 80वां स्थान मिला। कौन सा 80वां स्थान मिला? जो पासपोर्ट की वैश्विक ताकत को दर्शाता है। ठीक है, पासपोर्ट की वैश्विक ताकत को दर्शाता है। यह इंडेक्स पासपोर्ट की ताकत को मापता है। वीज़ा फ्री देशों की संख्या पर आधारित है। वीज़ा फ्री देशों की संख्या पर यह आधारित है। हर वर्ष यह जारी किया जाता है। ठीक है, हर वर्ष यह जारी किया जाता है। वैश्विक रैंकिंग प्रदान करता है। क्या करता है? वैश्विक रैंकिंग भी प्रदान करता है। सिंगापुर, जापान अक्सर शीर्ष पर रहते हैं। सिंगापुर, जापान अक्सर जो है शीर्ष पर रहते हैं। भारत जो है, भारत मध्यम क्षेत्र में आता है। भारत किस में आता है? भारत जो है मध्यम क्षेत्र में आता है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए यह महत्वपूर्ण है और वैश्विक मोबिलिटी को दर्शाता है। वैश्विक मोबिलिटी को यह दर्शाता है। संत तुकाराम द्वारा रचित अभंग मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? संत तुकाराम द्वारा रचित अभंग मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? यह क्वेश्चन रिपीटेड है और इससे पहले जो है कल किसी ने पूछा गया था। इन विच लैंग्वेज वेयर द अभंग कंपोज बाई संत तुकाराम? ऑप्शन संस्कृत, मराठी, हिंदी या कन्नड़? तो इसका जो है सही जवाब है मराठी। क्या सही जवाब है? मराठी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मराठी। ठीक है, मराठी इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किस भाग से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और मानव तस्करी और बंधुआ जबरन श्रम का निषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, या धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री इंटरेस्टेड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानव तस्करी और बंधुआ यानी कि जबरन श्रम का निषेध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पत्तो यानी कि श्री रामलुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? रिसेंटली वेयर वाज द 58 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ पुट्टी श्री रामलुलु और इनवेल्ड? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? तो इसका सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है,
आंध्र प्रदेश इज करेक्ट है। अच्छा पूछे कि कितनी ऊंची मूर्ति थी, तो 58 फीट की ऊंची थी और कांस्य की थी, किसकी थी, कांस्य की बनी हुई थी। और यह जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत है और यह ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक वित्तीय वर्ष में 50 बिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? कोल इंडिया, स्टील इंडिया, एनएमडीसी या टाटा स्टील। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 बिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली पहली कंपनी कौन बनी है? कोल इंडिया, स्टील इंडिया, एनएमडीसी या टाटा स्टील। तो देख लेते हैं। देखो, एनएमडीसी यानी कि एनएमडीसी भारत की प्रमुख सरकारी खनन कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और यह जो है लौह अयस्क का उत्पादन करने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपलब्धि भारत और औद्योगिक विकास को भी दर्शाती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मिलते हैं। रिसेंटली विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 19 एकेडमिक अवार्ड 2026। हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? ओपेनहाइमर, बार्बी, वन बैटर आफ्टर अनदर या ड्यून पार्ट 2। तो इसका सही जवाब हो जाता है वन बैटर आफ्टर अनदर। ठीक है, देखो अकादमी पुरस्कार जो है ऑस्कर जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। 2026 में वन बैटर आफ्टर अनदर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। यह फिल्म अपनी कहानी और निर्देशन के लिए प्रसिद्ध रही है। हर साल यह पुरस्कार उत्कृष्ट फिल्मों को दिया जाता है। इस जीत से फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है और ऑस्कर जीतना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस फिल्म ने दर्शकों को आलोचनाओं दोनों से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाता है वन बैटर आफ्टर अनदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएनपी यानी कि पारिभाष ओपन इंडियन वेल्स का एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, दानिल मेदवेदेव और यानिक सिन्नर। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है यानिक सिन्नर ने। ठीक है, बीएनपी पारिभाष ओपन एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो अमेरिका के इंडियन वेल्स में आयोजित होता है। 2026 में इस टूर्नामेंट का एकल खिताब यानिक सिन्नर ने जीता। किसने जीता है? यानिक सिन्नर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। ठीक है, सिन्नर एक उभरते हुए टेनिस स्टार हैं और हाल ही के वर्षों में उन्होंने कई बड़े खिताब जीते हैं। इस जीत से उनकी विश्व रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। इस टूर्नामेंट को 5वां ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। यह जीत उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि अवार्ड। ठीक है, prestigious। ठीक है, अरुणा सैराम, बॉम्बे जयश्री और जयंत कुमारेश या टीएम कृष्णा। तो इसका सही जवाब है जयंत कुमारेश। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है जिसे मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। वह 2026 में यह सम्मान प्रसिद्ध वीणा वादकी किसको दिया गया? प्रसिद्ध वीणा वादकी जयंती कुमरेश को दिया गया, जो वे अपने प्रतिष्ठित कला और नवाचार के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार हर साल चेन्नई में आयोजित संगीत सम्मेलन में दिया जाता है और जयंत कुमारेश का योगदान जो है नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने में भी अहम है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय संगीत जगत के लिए गर्व की बात है। तो जयंती कुमरेश इज करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। और जो है एग्जाम होने के बाद आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का कल की फर्स्ट में एग्जाम होगा तो वो लोग अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करना। वहाँ पर
मेंशन कर देना कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और ऑप्शन आ जाएंगे तो ऑप्शन भी मेंशन कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।